नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में फ़ाइट स्टोरी को ला रहा हूँ और यह क्लेम केस महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट अमरावती से है। तो इसमें इंश्योर्ड ने फ़ाइट की और अपना क्लेम हक लिया। तो उसी क्लेम स्टोरी को मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। मार्च 2024 में मुझसे अमरावती से मुझे एक फ़ोन आया एक साहब का, जिनका नाम मिस्टर दिनेश था। उनके पास एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी और जो शुरू से उनके पास थी और वो अपनी गाड़ी से काफ़ी खुश थे और उसका बीमा चल रहा था एक प्राइवेट क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक्को से। और अचानक पॉलिसी और इसकी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज पॉलिसी थी, कंज्यूमेबल कवरेज भी थी और इस गाड़ी का सम इंश्योर्ड 3,29,624 रुपये था। पॉलिसी पीरियड में एक दिन इस गाड़ी की दुर्घटना हो गई। इस गाड़ी में आग लग गई। आग लगने पे ये गाड़ी पूरी तरह से तो नहीं जली, इंजन कंपार्टमेंट में आग लगी थी इसके और इंजन कंपार्टमेंट में इसमें लॉस हुआ। और उसके बाद साहब ये गाड़ी को एक अमरावती में मारुति सुजुकी के डीलर हैं वहाँ पे ले गए और वहाँ पे जो क्लेम प्रोसेस है वो क्लेम प्रोसेस पूरा किया और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें वर्कशॉप ने 2,44,007 रुपये का एक रिपेयर एस्टीमेट दिया, जो कि आईडीवी का 74% था। बीमा कंपनी ने चूँकि 2,44,007 रुपये, ऐसे क्लेम में एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी मीन्स कि अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे ये इस प्रकार का क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता है लेने के बाद, ऐसा इंश्योरेंस एक्ट में है। तो बीमा कंपनी ने एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने कुछ क्लेम विषय में, अप्रूवल विषय में या रिकमेंडेशन विषय में इंश्योर्ड को नहीं बताया। काफ़ी दिन यूं ही गुजरने लगे और वर्कशॉप वाला भी फिर इन पे प्रेशर देने लगा कि साहब आपका जो भी है डिसीजन, ये टाई अप पॉलिसी भी नहीं थी तो कीजिए, नहीं तो गाड़ी उठाइए और हमारा जो भी एस्टिमेशन चार्जेस और पार्किंग चार्जेस दीजिए। कुछ समय बाद बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर दोनों ने मिलकर इनको बताया कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस है और इस गाड़ी को एक स्क्रैपर को बेचा जाएगा जो इसका 1,75,000 रुपये दे रहा है। तो आईडीवी 3,29,624 में से 1,000 कंपलसरी जो एक्सेस क्लॉज है उसे डिडक्ट करके और 1,75,000 चूँकि आप डायरेक्ट स्क्रैपर आपको दे देगा तो वो माइनस करके बैलेंस 1,53,624 रुपये देकर बीमा कंपनी ये क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस पर, यानी टोटल लॉस बेसिस पर सेटल करेगी। इंश्योर्ड जो है वो उसको अपनी गाड़ी से प्यार था और फिर नई गाड़ी काफ़ी महंगी आएगी, तो इसलिए वो चाहता था कि ये गाड़ी रिपेयर ही हो जाए। और फिर उसे थोड़ी नॉलेज भी थी, कुछ उसने इधर जानकारी की, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया, कुछ मेरे वीडियोस दिखाई दिए, तो फिर वो समझ गया इस गाड़ी का तो एस्टिमेट 75% से कम है तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस नहीं है। उसने बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब से आर्गूमेंट किया और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब से सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग की। सर्वेयर साहब ने उनको ब्लंटली सर्वे रिपोर्ट देने से मना कर दिया कि ये तो हम आपको दे ही नहीं सकते, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। और बीमा कंपनी ने भी नहीं दी साहब उनको सर्वे रिपोर्ट, मना भी नहीं किया और दी भी नहीं। तो ये बहुत कॉमन है कि अप्रूव्ड सर्वेयर, मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ कि मुझे चूँकि मैं ये यूट्यूब बनाता हूँ और मुझे आसपास बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम केस के बारे में जानकारी रहती है, खासकर मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में,
कि अप्रूव सर्वेयर मांगने पर भी इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं देते हैं, ये बहुत चलन में। जबकि अगर हम सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 को पढ़ेंगे तो उसमें अप्रूव सर्वेयर की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट की एक कॉपी देगा। क्लेम सेटलमेंट के विषय में उसकी सहमति, जो भी वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं उस पर सहमति है उनकी या नहीं, वो भी सर्वे रिपोर्ट में मेंशन करेगा। तो जनरली ये जो उनकी सहमति है सर्वेयर, चूँकि सर्वेयर साहब जब बताएंगे ही नहीं कि उनका असेसमेंट क्या है तो वो सहमति या असहमति क्या व्यक्त करेंगे। तो ऐसे ही इस केस में नहीं दिया तो फिर इन्होंने मुझसे संपर्क किया। साहब मैंने इन्हें कुछ बताया, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी, इस टाइप के केसेस की मैंने जानकारी दी, फिर भी ये उतना नहीं कर पाए। तो ये जो दिनेश कुमार सुने थे, इनके भाई के नाम, ये आशीष के नाम ये गाड़ी थी। उसके बाद साहब इनकी और कुछ मैंने मदद की और इनके लिए एक मेल लिखाई। ये 4 अप्रैल को मेल की गई और उसमें साहब ये जो विद आरसी इंश्योरेंस कंपनी जो ऑफ़र था उनका पहला, उसमें विद आरसी रैक वैल्यू वो लिख रही थी, यानी कि जो मलबा था गाड़ी का, यानी कबाड़, टोटल लॉस मींस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस एक ही चीज़ है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वो है जो 75% से ज़्यादा हो जाए लॉस, गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है लेकिन 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होती है और उसको टोटल लॉस की तरह सेटल किया जाता है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को आईडीवी के अनुसार क्लेम सेटलमेंट करना होता है और एक्सेस 1000 रुपये उसको माइनस करना है, कोई भी क्लेम में होती है। और जो कबाड़ है उसको भी क्लेम इंडेमनिफिकेशन में, क्षतिपूर्ति में इस्तेमाल कर सकती है। तो वो कबाड़ वैल्यू है, ना कि गाड़ी बिक्री वैल्यू। गाड़ी को यदि हम विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, गाड़ी मलबे को, कबाड़ को, रैकेज को, स्क्रैप को, साल्वेज को, तो वो गाड़ी बेचना कहलाएगा, ना कि साल्वेज बेचना, मलबा बेचना, रैकेज बेचना या स्क्रैप बेचना। तो यहाँ हमारे देश में बहुत सारी कंपनी, निजी क्षेत्र की तो अधिकांश और सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ भी इस प्रयास में रहती हैं कि जो वो कबाड़ है, मलबा है, रैकेज है, उसको एज ए कार बेच दें बजाय एज ए मलबा बेचने के। एज ए कार बेचने पे उसको बहुत सारे कबाड़ी होते हैं, वो एक ऊंचे दाम पे ख़रीद लेते हैं और इससे बीमा कंपनी की जो क्लेम में है नेट लाइबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका दुरुपयोग ये है कि जो गाड़ियाँ टोटल लॉस नहीं भी होती, बीमा कंपनी उनको अपनी नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए ज़बरदस्ती टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर करती है। क्योंकि उस गाड़ी का कोई भी कबाड़ी जो है ऊंचे दाम दे रहा होता है, तो बीमा कंपनी टोटल लॉस करने में और फिर एज ए कार बेचने में उस मलबे लिखेंगे रैक वैल्यू या साल्वेज वैल्यू, लेकिन होगी वो व्हीकल सेल वैल्यू। चूँकि विद रजिस्ट्रेशन बेच रहे हैं तो वो व्हीकल सेल वैल्यू है। तो उससे बीमा कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी है वो काफ़ी कम आ जाती है। तो इस केस में जो पहला ऑप्शन था उसमें बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी आ रही थी 1,53,624 रुपये, जिसमें 1,75,000 रुपये में किसी जिसका इंश्योर्ड से कोई लेना देना नहीं था उसको 1,75,000 रुपये में विद आरसी बेचने के लिए कहा जा रहा था, 1,000 एक्सेस। तो आईडीवी 3,29,624 में से काटकर बाकी पैसे देने को कहा जा रहा था। इंश्योर्ड ने फिर इंश्योर्ड की तरफ से फिर इसके लिए आईआरडीए ऑफिशियल्स और इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स और जो संबंधित जो महाराष्ट्र राज्य है उनके डीजीपी को कंप्लेन की गई कि साहब ये बीमा कंपनी इलीगल प्रैक्टिस को प्रमोट कर रही है और ये गलत है, ऐसे में गाड़ी का मिसयूज़ हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। इसमें एक हाई कोर्ट का साल्वेज के बारे में जो टिप्पणी है उसको, उस डिसीजन को शेयर किया गया। इसमें आईआरडीए के एक सर्कुलर को शेयर किया गया जिसमें टोटल लॉस क्लेम में आरसी कैंसिलेशन के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, एडवाइस दी गई थी। तो और बहुत सारी न्यूज़ शेयर की गई जिसमें बताया कि कैसे मिसयूज़ होता है। उसके बाद साहब
बीमा कंपनी ने यू टर्न लिया और बीमा कंपनी ने एक नया ऑफ़र और दिया। बीमा कंपनी ने ऑफ़र में एक ऑप्शन तो ये था ही जो पहले से है ये दिया, साथ में दिया साहब अगर आप आरसी कैंसिलेशन के साथ चाहते हैं तो वो ऑफ़र भी है। उसमें उन्होंने जो गाड़ी की विदाउट आरसी जो वैल्यू यानी आरसी कैंसिलेशन के साथ 75,000 रुपये तय की, यानी 1,000 रुपये का फ़र्क आया इस गाड़ी में आरसी कैंसिलेशन और विद आरसी के नाम पे। एज ए कार बेचने पे ये 1,75,000 थी जिसे वो रैकेज वैल्यू कह रहे थे, और आरसी कैंसिलेशन के बाद इस मलबे की वैल्यू 75,000 थी। वास्तव में ये रैक वैल्यू है, ये सैल्वेज वैल्यू है, ये स्क्रैप वैल्यू है। जो 1,75,000 थी वो गाड़ी सेल वैल्यू थी। तो इसमें वो जो बीमा कंपनी 3,29,624 IDV माइनस 1,000 एक्सेस क्लोज माइनस 75,000 रुपये जो इसका रैक वैल्यू, तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी 2,53,624 आ रही थी, और ये टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट पे थी, और ये केस कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम था। लेकिन चूँकि इंश्योर्ड टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट नहीं चाहता था, इंश्योर्ड ने वर्कशॉप से गाड़ी के बारे में रिपेयर के बारे में पता किया, तो वर्कशॉप ने बोला साहब ये 2 लाख रुपए में लगभग रिपेयर हो जाएगी। तो जो 2 लाख रुपए है वो लगभग 2 लाख या कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा, लगभग 70% में रिपेयर करने के लिए वर्कशॉप ने कहा। इसके बाद इंश्योर ने बीमा कंपनी को इन्फॉर्मेशन दी और गाड़ी में अपनी जिम्मेदारी पे रिपेयर करने को वर्कशॉप को बोल दिया। इसी दौरान साहब बीमा कंपनी ने जो है जब देखा गाड़ी की रिपेयरिंग, बीमा कंपनी को तो मालूम था और सर्वेयर साहब को भी कि ये गाड़ी काम में रिपेयर हो जाएगी, तो वो गाड़ी बीमा कंपनी का मेल आया साहब कि हम 74% तक रिपेयर खर्च देने के लिए तैयार है, उससे ऊपर का होगा तो इंश्योर्ड जिम्मेदार होगा। तो चूँकि इंश्योर्ड हमें मालूम था कि गाड़ी तो ये 70% से कम के आसपास में रिपेयर हो जाएगी, तो हमने कहा अच्छा है, विवाद ख़त्म हो गया और गाड़ी की फिर रिपेयर प्रोसेसिंग चलती रही। इसके बाद कुछ दिन में ही वर्कशॉप ने ये गाड़ी को रिपेयर कर दिया। उनको अपनी मंथ क्लोजिंग करनी थी, उसमें बिलिंग भी किया। तो ये गाड़ी जो है साहब लगभग 65% जो IDV थी उसके 65% में ये गाड़ी रिपेयर हो गई, और 2,14,263 का रिपेयर बिल बना। तो फिर बीमा कंपनी को मेल की गई, बीमा कंपनी को मेल करके कहा साहब आप कैशलेस क्लेम फैसिलिटी दे दो तो बिल आपके नाम ही बनवा दिया जाएगा, और सब ये इस क्लेम केस में साल्वेज जो स्क्रैप जो भी सामान बदला गया उसके नाम पर हमें कोई डिडक्शन नहीं चाहिए। बीमा कंपनी अपनी साल्वेज स्क्रैप को खुद ले सकती है, और कंज्यूमेबल या इनके नाम पे भी कोई डिडक्शन नहीं चाहिए। इसमें कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज भी है। वैसे कंज्यूमेबल नाम का ये एक ज़बरदस्ती का, लेकिन चलो ये भी मेरा मुद्दा इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है। तो फिर जो है साहब ये मेल भी कर दी गई। उसके बाद बीमा कंपनी ने कुछ समय लगाया 2, 4, 5, 6, 7, 8 दिन जो भी है कि साहब सर्वेयर साहब एक नई रिपोर्ट दे रहे हैं। तो हाँ, जो सर्वेयर साहब की पहली रिपोर्ट थी वो भी बीमा कंपनी से मिल गई थी, जो उन्होंने 2,44,000 यानी 74% की बनाई थी, और वो रिपोर्ट बड़ी अजीब थी। वो बीमा कंपनी के लेटर हेड पे बनी हुई थी। एक जो इंडिपेंडेंट अप्रूव्ड सर्वेयर है वो बीमा कंपनी के लेटर हेड पे सर्वे रिपोर्ट बना रहा है, तो ये बहुत अजीब है। भाई सर्वे रिपोर्ट बनानी तो आप इंडिपेंडेंट हो तो अपने उस पर बनाओ, अगर आप बीमा कंपनी के सॉफ्टवेयर पे बना रहे हो तो फिर तो आप यानी आप कंट्रोल्ड हो। बीमा कंपनी आपकी रिपोर्ट में दखल दे सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है। तो बीमा कंपनी का लोगो होना ये ठीक नहीं है, और लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट में था। उसके बाद साहब जब गाड़ी रिपेयर हो गई, बीमा कंपनी को 2,14,263 रुपये का बिल दिया गया, तो बीमा कंपनी ने 7-8 दिन बाद एक डिलीवरी ऑर्डर वर्कशॉप को दिया, जो इंश्योर्ड को भी शेयर किया, जो 2,06,674 रुपये का था, यानी लगभग 13-14 हज़ार रुपये, 13,500 रुपये के करीब का, 13,500-14 हज़ार रुपये के करीब का फ़र्क था। तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था। 2-3 हज़ार रुपये के लिए तो हमें भी कोई ऐसा नहीं था, 5,000 तक के लिए सोच के बैठे थे। अब 14,000 रुपये ज़्यादा लगा तो बीमा कंपनी से साहब इसके लिए फिर से शिकायत की गई मेल पर।
तो हमें लगा शायद बीमा कंपनी ने को साल्वेज या कुछ पार्ट्स काट दिए होंगे, लेकिन सब बीमा कंपनी का और बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग की गई। तो बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी कुछ 1-2 दिन बाद। सर्वेयर साहब ने तो तब भी नहीं दी थी। और बीमा कंपनी ने बताया कि साहब इसमें जो वायरिंग हार्नेस असेंबली है वो अलाउ नहीं की गई है। उसका कारण दिया, वायरिंग हार्नेस असेंबली वाज नॉट अलाउड एट द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो जब ये सब हमने जाना, मैंने ख़ास तौर से, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसका मतलब ये है कि बीमा कंपनी और उनके अप्रूव्ड सर्वेयर्स आपको प्रॉक्सिमेट कॉज की डेफिनेशन, परिभाषा भी ठीक से नहीं मालूम है कि प्रॉक्सिमेट कॉज होता क्या है। तो हमने उनको साहब फिर जवाब दिया कि साहब आपको प्रॉक्सिमेट कॉज की डेफिनेशन या आपके अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को ठीक से नहीं पता है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज ये है। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, जब कोई दुर्घटना होती है तो जो उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस वजह से वो दुर्घटना हुई है, एक दुर्घटना के एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं, तो जो मोस्ट पावरफुल इम्पोर्टेंट वजह है एक्सीडेंट होने की, उसे प्रॉक्सिमेट कॉज कहा जाता है इंश्योरेंस में। और वो अगर कवरेज पैरल्स में है तो क्लेम मिलता है, अगर नहीं है तो नहीं मिलता है। जैसे ये जो दुर्घटना थी, इसमें आग लगी। अब इसमें आग इंटरनल कारण से भी लग सकती है और एक्सटर्नल कारण से भी। दोनों स्थिति में जब आग लगी है तो इंश्योरेंस कवरेज के अनुसार एक मतलब क्लेम एडमिसेबल होता है। तो इसमें आग लगना प्रॉक्सिमेट फायर प्रॉक्सिमेट कॉज है। और वो ओरिजिन ऑफ फायर क्या है ये किसी को भी नहीं पता, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। और अगर इंटरनल भी है तो वो एग्जैक्टली किस जगह से आग लगी है ये भी इस गाड़ी में नहीं पता चलता, ना कहीं पता चला, ना कोई वो है। तो उन्होंने सब अप्रूव सर्वेयर और बीमा कंपनी ने उसको वायरिंग हार्नेस मान लिया और उसको प्रॉक्सिमेट कॉज बताकर क्लेम को मना कर दिया। साहब बीमा कंपनी से मेल पे पूछा गया, साहब आप इंश्योरेंस पॉलिसी में दिखाइए कि प्रॉक्सिमेट कॉज का के कार जो प्रॉक्सिमेट कॉज है उसका क्लेम नहीं मिलता। उन्होंने कहा साहब देते हैं, सुबह देते हैं, शाम देते हैं, ना सर्वेयर दे सका और ना ही बीमा कंपनी दे सकी, क्योंकि ऐसा कहीं है ही नहीं। ये तो मूर्खता से परे एक जवाब था जो उन्होंने दिया कि प्रॉक्सिमेट कॉज का क्लेम नहीं मिलता। ये मुझे 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया। मैंने बहुत बड़े बड़े अप्रूव्ड, बड़े बड़े से मीन्स मतलब जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वैसे मैं किसी को बड़ा नहीं मानता, और मैंने देखा जो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं उनका नॉलेज का लेवल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ काम लेने एक अलग आर्ट है, कला है, और अलग तरीके से इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड सर्वेयर को काम देती हैं। तो काम कोई बड़े छोटे का पैमाना नहीं है, नॉलेज का पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं उन्हें बड़ा ही कहता हूँ। जो तो वो ये कहेंगे कि साहब जैसे ये प्रॉक्सिमेट कॉज है, या तो ये कहेंगे या कॉज ऑफ लॉस नहीं मिलता। आप पूरी पॉलिसी पढ़ लीजिए साहब, ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बहुत ही कूप मंडूकता है ये, और बहुत सारे जो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं ये समझते क्यों हैं। जैसे एक गाड़ी चल रही है और एक वियर एंड टेयर की वजह से एक टायर फट गया, टायर फटने के बाद गाड़ी पलट गई, तो टायर का लॉस नहीं मिलेगा क्योंकि वो वियर एंड टेयर की वजह से फटा, इस वजह से। तो ये कंसेप्ट को वो फायर के केस में भी ले जाते हैं, फायर या और किसी में भी जो भी है। इसी प्रकार जैसे एक गाड़ी चल रही है, उसकी टाई रोड, स्टीयरिंग टाई रोड टूट गई वियर एंड टेयर की वजह से, और वो फिर जाके पेड़ में जा लगी, तो टाई रोड का क्लेम नहीं मिलेगा, बाकी मिलेगा क्योंकि टाई रोड वियर एंड टेयर या मैकेनिकल ब्रेकडाउन से मान सकते हैं, तो इस वजह से उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को वो ज़बरदस्ती उसमें, जबकि अगर गाड़ी चलते हुए टायर एक किसी चीज़ में एंगल में लग टक्कर के बाद फटा और फिर गाड़ी पलटी, तो टायर का क्लेम भी मिलेगा। और अगर चलते हुए गाड़ी जो टाई रोड है वो एक पत्थर में टकराई और उसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस, टाई रोड टूट गई और पेड़ में लगी, तो टाई रोड का क्लेम भी मिलेगा। तो ये जो समझ लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो नहीं करते और इसको कहेंगे कि कॉज ऑफ लॉस नहीं मिलता है। ये बहुत ही प्रचलन में है इंश्योरेंस में, लेकिन मैं इसे सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं कहूँगा, और ऐसा ही यहाँ था। तो ये ना बीमा कंपनी ना अप्रूव्ड सर्वेयर साहब कहीं दे ही नहीं पाए कि पॉलिसी में कहाँ लिखा है कि प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं मिलेगा।
और जो अगर ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब उसको प्रॉक्सिमेट कॉज की भी परिभाषा नहीं मालूम है, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। एक अप्रूव्ड सर्वेयर के लिए ख़ास तौर से, जिसका काम जो विशेषज्ञ है, और उसको प्रॉक्सिमेट कॉज का डेफिनेशन ही नहीं मालूम, वो कह रहा है कि प्रॉक्सिमेट जो वायरिंग हार्नेस प्रॉक्सिमेट कॉज है, और वो जो है उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो बहुत ही गलत ये था। खैर, बीमा कंपनी को इस विषय में बहुत सारी शिकायतें की गई ईमेल से। उनसे मांगा गया जब आप वो पॉलिसी के वो हिस्सा तो दे दो, या सर्वेयर साहब जो भी है वो हिस्सा दे दे जहाँ लिखा है कि ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट का क्लेम नहीं मिलता है। बीमा कंपनी 10 दिन तक भी नहीं दे पाई। फाइनली बीमा कंपनी बस यही कहती रही कि साहब हमने तो अप्रूव्ड सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पे क्लेम असेस किया है, उन्होंने नहीं दिया है तो नहीं दिया, इसके अलावा वो कोई और कारण नहीं दे सके। जब बीमा कंपनी बार बार यही, तो ये तो हमें लगा कि साहब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो उसके बाद अब उसको बीमा लोकपाल पुणे में शिकायत दर्ज की गई है, और अब उसमें समय लगेगा जो भी है। बहरहाल इंश्योर्ड का जो टोटल लॉस पे क्लेम सेटल हो रहा था वो पार्शियल लॉस पे सेटल हुआ, गाड़ी रिपेयर हो गई, और मुझे उम्मीद है देर से ही सही उसको वायरिंग जो हार्नेस है, इंजन वायरिंग हार्नेस असेंबली, उसका क्लेम भी मिल ही जाएगा। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर मुझसे एज ए विशेषज्ञ, एज ए अप्रूव्ड सर्वेयर जो मेरी राय है वो बिल्कुल मिलेगा। उसमें फायर है, ये ईच एंड एवरी पार्ट पे कवरेज है इंश्योरेंस पॉलिसी के। अगर वायरिंग हार्नेस में आग लगती है तो एक पार्ट में लगती है, उसका भी कवरेज है। ये तो कहीं है ही नहीं कि अगर एक पार्ट में आग लगी तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो चाहे वो वायरिंग हार्नेस हो, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे वो बोनट हो, चाहे डैशबोर्ड हो, चाहे बैलून हो, पूरी गाड़ी के जो भी पार्ट हैं उन पे फायर रिस्क कवरेज है। इंश्योरेंस में सेल्फ इग्निशन भी एक कवरेज होती है, तो उसकी स्वयं प्रज्वलन उसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्लेम को आपके समक्ष लाने से मेरा उद्देश्य ये था कि आप समझें कि अगर आप सही तरीके से, सही दिशा में, सही व्यक्ति को सही जगह पे शिकायत करेंगे तो आपका वाजिब क्लेम हक ज़रूर मिलेगा। हो सकता है पूरा हक ना मिले, थोड़ा कम मिले, तो आप जितना मिलता है पहले उतना लीजिए और आगे के लिए और फर्दर प्रयास करिए। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।